अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू डायलॉग और मैं हूं हैदर मेहदी। पाकिस्तान के हम मसाइल डिस्कस कर रहे हैं पिछले प्रोग्राम्स में और हम बड़े की मिनिस्टर्स को बुला रहे हैं कि अपनी अपनी मिनिस्ट्री के मुतालिक हमें बताएं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टिकिंग टाइम बॉम्ब जिसको कहते हैं, जो अगर फट गया तो बहुत उसका बुरा हाल होगा और हमने उसके असरात पहले भी देखे, वो है तालीम या तालीम का ना होना। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके नताइज हैं अगर कोई तालीम ना हो किसी सोसाइटी में, वो बहुत ख़राब है। तो हमने पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं उनको इनवाइट किया है। वेलकम टू द प्रोग्राम शफकत महमूद साहब। शफकत साहब, बहुत आपसे जुस्तजू भी थी और बड़ी मुश्किल से आप काबू आए। नो यू आर वेरी बिजी, बड़ा सख्त काम है आपका। आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, सियासतदान भी रहे हैं, बड़ी गहरी सोच भी आप रखते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं लोग आपकी, पार्टी में भी पार्टी के बाहर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है आप में। और जी थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। पाकिस्तान का छोटा सा मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं हमारे नाजरीन के लिए भी कि ये हमारा प्रॉब्लम है क्या। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ 22 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। इंडिया में शरह खानगी 98%, श्रीलंका में 99%, ईरान में 99%, नेपाल में 97%, पाकिस्तान में 74%। हमारे मैट्रिक तब जब बच्चे पहुंचते हैं तो 60% बच्चा मैट्रिक में नहीं पहुंचता, वो निकल जाता है गुर्बत की वजह से किसी भी। हमारा एजुकेशन टू जीडीपी का जो रेशो है वो मैं कुछ अफ्रीकन ममालिक से और ये आप ही की रिपोर्ट से मैंने निकाला है। घाना में है 6.5%, बुरुंडी में 5.5%, हिंदुस्तान में 4%, ईरान में 3%, पाकिस्तान में 2.2। हैरत की बात यह कि श्रीलंका हमसे कम है 2%, लेकिन उनका शरह ख्वानगी आप देखें 99%। हमारा जो बच्चा एक पब्लिक ये हुकूमती स्कूल में, हुकूमत के स्कूल में पढ़ता है और जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, जब उनका असेसमेंट की गई तो पता चला कि जो हुकूमत के स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो वैसे ही 3 साल पीछे है उसकी लर्निंग में, उसकी जो उसको समझ है। और इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, पाकिस्तान जो हमारे बच्चे हैं जब उनकी अमवात होती है पैदाइश पे, हमारे बच्चों की हेल्थ, हमारे चाइल्ड स्टंटिंग होती है और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हमको 136वें 140वें नंबर पर हैं। इसकी वजह से गुर्बत, क्राइम और सबसे बड़ा जो मैं टिकिंग टाइम बम है एक्सट्रीमिज़म, जिसकी हमने मिसाल पिछले 20 साल में देखी। ये टिकिंग टाइम बम है। शफकत साहब, आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर साहब, शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनका आपने अपने इब्तदाइये में ज़िक्र भी किया है। पहले तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि हमारा बहुत बड़ा चैलेंज शुमारियात यानी कि स्टेटिस्टिक्स भी है। ठीक। कुछ स्टेटिस्टिक्स आपने बताए, ठीक। कुछ स्टेटिस्टिक्स मेरे पास हैं, ठीक। कुछ स्टेटिस्टिक्स और लोग बताते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा फ़र्क है मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स में, ठीक, कि हमारा जो सबसे बड़ा पहला चैलेंज है वो ये है कि हम एक ऐसा अदारा बनाएं कि जो तालीम के, और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि हम अपने तालीम का एक ऐसा अदारा बनाना चाह रहे हैं कि जो कम अज़ कम जिस स्टेटिस्टिक की हम जिक्र करते हैं या जिस अगर कोई फिगर देते हैं तो उसकी वैलिडेशन हो सके सही तरीके से। ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। मिसाल के तौर पे एक फिगर जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो ये है कि हमारी शरह खानगी 58% है। ठीक है जी। आपने कहा शरह खानगी 74%। जी हाँ। इंडिया की 99% है। मेरा ख्याल है कि खैर इंडिया का तो मैं उनके अपने फिगर्स है, हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा फिगर ये वैलिडेट करने की ज़रूरत है कि भाई 58% है, 74%। इसी तरह जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ठीक है, हम एक फिगर इस्तेमाल करते हैं कि जी बच्चे जो हैं वो 2 करोड़ से ऊपर बच्चे हैं। मैं ठीक है 2 करोड़ से ऊपर है, डिलिबरेटली उसको वेग रख रहा हूँ कि जी 2 करोड़ से ऊपर बच्चे, ठीक। लेकिन इसको वैलिडेट करना है, इसको चेक करना है कि ये सही भी है या नहीं, ठीक। एक तो ये एक बहुत बड़ा कि हमारे पास जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो सही हैं गलत, वो सही है गलत। और मेरा ख्याल है कि वो जब आप तहकीक करके उनके ऊपर जाके हर जगह से पता करेंगे तो शायद आपको इनमें कोई तब्दीली नज़र आए।
दूसरी बात यह है कि तो इसका आप फिर हमें बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं इसको जी, करने उस के पर लिए? हमने हमारा एक अदारा है जो कि स्टैटिस्टिक्स का अदारा है, लेकिन मेरे साथ ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट का है। ये आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक अदारा है जो स्टैटिस्टिक्स से डील करता है। ठीक है, तो उसको हम रिवैम्प करके उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला आपका जो APAM है, ये जो है, ठीक है जी, ठीक है जी। बिल्कुल सही है जी। अब रह गया मामला कि चलें अब कोई भी स्टेटिस्टिक ले लें, 60% वाला ले लें, 74%। बात सिर्फ ये है कि 71 साल हो गए हमें आज़ादी को, और अभी तक हम शरह खानगी जो है उसको एक खातिर खात स्टेज पे नहीं ला सके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 71 साल के बाद अगर 2 करोड़ से ऊपर बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो ये एक वैसे तो कौम हमारे लिए एक तकलीफ दे आंसर है। ये क्राइम है सर, क्राइम है। मैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं सर, ये क्राइम। अगर हम 71 साल के बाद भी एक यकसा तालीमी निसाब नहीं ला सके जिसके अपने मुज़मरात हैं, यानी कि अगर वो मैं अर्ज़ करूँगा कि यकसा तालीमी निसाब के ना होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसका थोड़ा सा आपने जिक्र किया है जहाँ पे उसका इतलाक़ भी होता है, जैसे एक्सट्रीमिज़म की और बाकी बातें आपने की। और 3 साल पीछे बच्चे रहते हैं। फिर यह क्वालिटी जो तालीम की है उसका भी आपने जिक्र किया कि जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में 6वीं में पढ़ रहे हैं, 5वीं में पढ़ रहे हैं, उनका जो मेयार तालीम लर्निंग लेवल है वो दूसरी जमात का है। यानी कि वो हैं तो 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, लेकिन उनका असल लर्निंग लेवल जो है उससे कम। और अगर आपने और हमने कई दफ़ा देखा है, लोगों ने BA, MA, PhD तक भी की होती है, लेकिन उनकी लिखने की इस्तेदाद, उनका बात करने का, तो उसमें आपको नज़र आता है कि तालीम का मेयार जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक छोटा सा ऐड कर लो आप। हाँ प्लीज़ करें। आखिरी बात मैं करूँ। जी नहीं करें, मैं अपनी तरजीहात का जिक्र कर रहा था। और फिर ये है कि हमारा यहाँ पे जो तालीम का निज़ाम है उसका हमारी जो जॉब मार्केट है, यानी कि जो जहाँ नौकरियाँ हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसका रिजल्ट ये है कि आपके पास पढ़े लिखे लोग फिर रहे हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, PhD स्किल नहीं है उनके पास, और स्किल नहीं है। तो अगर स्किल नहीं है, और स्किल भी वो जो कि जिसको मार्केट मांगती है और या आपकी इंटरनेशनल मार्केट मांगती है या आपकी लोकल मार्केट मांगती है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज। सो इन चैलेंजेस को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें जिस तरह आप पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा कि हम लिटरेसी के लिए क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल वगैरह। ठीक है। मैं उससे बात 2 सवाल आपसे कहता हूँ। एक मैं ऐड करना चाहता, आपने बड़ी अच्छी बात की जो आपने कहा ना बच्चे पीछे रह गए। देखिए इसका हम अपने पैर पर हम खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारा CSS का जो सिलेबस है उसके अंदर अंग्रेज़ी ऐसे कंपलसरी है पास करना। अब आपने और मैंने बात की कि वो बंदा उस लेवल का है ही नहीं। आपने 90% अपनी जो मुल्क की जो ज़हीन बच्चा है ना, चूँकि वो अंग्रेज़ी नहीं लिख सकता था, उसको आपने सिविल सर्विस से आउट किया। इसका एक ये बहुत बड़ा और बहुत डेंजरस ये इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ। एक तो ये, इसका मैं क्विकली जवाब दे दूं? जी प्लीज़। हमें इस चीज़ का शिद्दत से एहसास है, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो तालीमी निज़ाम है ये नाइंसाफ़ी पर मबनी है। बिल्कुल। क्योंकि आपके मुआशरे ने फ़ैसला ये किया है। मैं अपनी राय नहीं देता। मुआशरे ने और आपके निज़ाम हुकूमत ने और आपके निज़ाम अदालत ने और आपके निज़ाम कॉरपोरेट जिसको कहते हैं, उन सब ने फ़ैसला किया है कि हमें अंग्रेज़ी पढ़ने वाला, अंग्रेज़ी बोलने वाला बंदा जो है या बंदी चाहिए। उसका रिज़ल्ट ये है कि 90% जो है वो पीछे। और जिसने सिर्फ अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की है, जो कि 4 लाख के करीब इस वक्त स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा है आपके अंग्रेज़ी मीडियम में, वो पहले दिन से एक एडवांटेज है उसको। इसलिए हमने एक तालीमी कौमी काउंसिल बनाई है और उसकी पहली मीटिंग भी हो चुकी है। अब हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमने इंशाअल्लाह ताला तहिया किया हुआ है कि हम एक यकसा तालीमी निसाब जो है उसकी तरफ पेशरफ्त करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला कुछ टाइम तो लगेगा क्योंकि इसमें नेगोशिएशंस इन्वॉल्व हैं। मैंने जब पहले मीटिंग की तो उसमें मुझे अच्छी खुशी हुई कि बाय एंड लार्ज कंसेंसस था, लेकिन जो एलीट स्कूल्स हैं उनकी तरफ से ज़्यादा रेजिस्टेंस ही, बजाय इसके कि वो वफाकुल मदारिस से या उनसे, तो हम सब से मिल के इंशाअल्लाह ताला इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए मैं अंग्रेज़ी सिस्टम को एडवोकेट नहीं करता, लेकिन एक रियलिटी दुनिया की ये है। मैं एक ज़माने में PhD करने का मैंने इरादा किया था, 1 साल मैंने गुजारा यूनिवर्सिटी के बाद। उन्होंने हमें कहा कि जी 85% जो नई रिसर्च पब्लिश होती है ना दुनिया में, वो अंग्रेज़ी ज़बान में होती है।
15% होती है चाइनीज़, रशियन, जर्मन, फ्रेंच, और 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो बाकी ज़बानों में कोई रिसर्च होती है वो भी अंग्रेज़ी में हो जाती है। तो अंग्रेज़ी तो डोमिनेंट लैंग्वेज दुनिया की है, उसका या तो हम पहुंच जाएं चाइना या जापान उस लेवल की ट्रांसलेशन पर कि हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो। उसका तरीका ये है तो साहब कि आप जो अर्ली ईयर्स है ना उसके अंदर तो दुनिया भर की रिसर्च ये कहती है कि मादरी ज़बान में पढ़ाया जाए, लेकिन उसमें अब देखा जाएगा कि उर्दू सबकी मादरी ज़ुबान नहीं है, लेकिन बहुत सारे सूबों ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने अंग्रेज़ी क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन यकसा का मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ी जिस भी क्लास से इंट्रोड्यूस हो, दूसरी से हो, तीसरी से हो, कि वो सारे मदरसों में भी हो, वो एलीट स्कूल्स में भी हो, सरकारी स्कूलों में भी हो। और अगर उसमें उसातिज़ा की कमी है, अगर कैपेसिटी की कमी है, तो उसको टेक्नोलॉजी से या और तरीक़ों से उसको कमी को पूरा किया जाए, ताकि आप कोशिश करें कि 100% तो कभी बराबरी नहीं होगी, लेकिन एक बच्चा अगर देहात में बैठा है और एक बच्चा शहर में बैठा है, या एक बच्चा एक गरीब इलाके से है और एक बच्चा किसी अमीर इलाके से है, या इनकम का बहुत फ़र्क है, लेकिन बाय एंड लार्ज उनको जो पढ़ रहे हैं वो तकरीबन यकसा हो। बिल्कुल सही, ताकि वो कम से कम एक फील्ड पे आ जाए, तो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल सही। इसी से जुड़ी हुई बात दूसरी जो मैं सवाल करना चाहता, डेवोल्यूशन हो गई है 18th अमेंडमेंट में, सारा ये एजुकेशन का एज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट आपके पास कुछ है नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट अबॉलिश हो चुकी है। अगर प्रोविंस मानेगा आपकी बात तो मानेगा, नहीं मानेगा कहेंगे शफकत साहब बड़ी मेहरबानी आपने चाय पी, थैंक यू वेरी मच, आप हाँ बर्खास्तम। ये कैसे और पैसा कहाँ से आएगा इस सारे को करने के लिए? देखिए, मैं तो फेडरेशन में बिलीव करता हूँ और मैं समझता हूँ कि सूबों के हकूक़ होने चाहिए, लेकिन हमने बहुत जब हम इसकी तरफ बढ़े तो वो मुझे एक अमेरिकन एक मुहावरा है जो मुझे बस इस पर लागू आता है कि थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, यानी कि हमने जो बुराइयां थी वो तो ख़त्म करनी थी, लेकिन कई अच्छाइयां जो थी वो भी हमने साथ कर दी। मिसाल के तौर पे जो करिकुलम है, ये जो निसाब जो है, निसाब जो है वो सारी कौम का निसाब जो है वो तकरीबन यकसा होना चाहिए। बिल्कुल सही। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, मतलब सिंध में सिंधी जो ज़बान जो है उसके ऊपर एक एम्फसिस होगा, और बाकी जगह कहीं इलाकाई ज़बान पे, उर्दू पे, बाकी चीज़ों पे एम्फसिस हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज निसाब जो कौम का, क्योंकि तालीम क्या करती है, तालीम आपका जहन बनाती है। सही। और अगर आपका जहन जो है वो तफरीक शुदा है, अगर कौम का जहन जो है वो डिवाइड हुआ है, तो वो कभी एक कौम नहीं बन सकती। तो इसलिए उसको डिवॉल्व करना जो था, मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं था। इसी तरह और भी चीज़ें हैं। इसका कुछ हल है? इसका हल तो हमने तो ये सोचा है कि हमने जो अपनी नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई है उसमें हमने सारे सूबाई वज़ीरों को भी, सूबाई हुकूमतों को भी उसका दावत दी। मुझे अफसोस है कि सिंध वाले नहीं आए, बाकी सारे आए। रियली? और ये कब की बात है? ये जी कोई तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। और तो क्या वजह थी, उन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने लास्ट मिनट पे कहा कि हमारी कोई मीटिंग आ गई है, लेकिन मैं गया सिंध, उससे पहले मैंने जाके चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात की। मैं समझता हूँ कि तालीम सियासत से बालातर है। बिल्कुल, सियासत हम अपनी सियासत करते रहें, लेकिन जहाँ तालीम का मामला आता है वहाँ पे हमें सियासत में नहीं घुसना चाहिए, और एक यकसा तालीमी निसाब के ऊपर एक कंसेंसस बनाना है और बन रहा है, तो इसकी तरफ उसमें से किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। और उम्मीद है कि आइंदा वो इसी तरह लिटरेसी कैंपेन है। देखें, लिटरेसी कैंपेन को आसान काम नहीं है, अगर आपने शराय खानगी को ऊपर बढ़ाना है। हमारे कुछ रिसर्चर हमें बता रहे थे कि अगर 12 लाख लोगों को आप तालीम से आशना करें तो 1 पॉइंट पे फ़र्क पड़ता है। सो अगर 58 लेट्स से इस वक्त 58% है, और मैं चाहता हूं कि 4 सालों में मैं उसको 70% पे लेके जाऊं, तो इसका मतलब ये है 1 करोड़ 44 लाख लोगों को मैंने पढ़ाना है। और अगर 1 करोड़ 44 लाख ज़्यादातर अडल्ट्स को मैंने पढ़ाना है, तो इसके लिए हमने कैलकुलेट किया कि हमें कुछ 7 लाख अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स, तालीम बालगा के जगह चाहिए, सेंटर चाहिए। समझ गया। और अगर हमें 7 लाख तालीम बालगा के सेंटर चाहिए तो हमें 7 से 14 लाख टीचर भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो टीचर कहाँ से आएंगे? उसका तो हमने हल निकाल लिया। क्या? उसका हमने हल निकाला कि हम जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं ना, चाहे वो सरकारी कॉलेजेस में हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, चाहे प्राइवेट में हैं, हम उनके लिए सोशल वर्क का एक मजमून कंपल्सरी कर देंगे। ठीक।
और उनके ऊपर लाजिम उनकी ग्रेजुएट डिग्री में और उनका लाजिम कर देंगे कि पढ़ाओ कि जाके आप पढ़ाएं वहाँ पे। और उसमें कई इंतज़ामी मामला हैं जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं कि ख़वातीन को पढ़ाने के लिए जो बच्चियाँ जाएंगी उनको हम किस तरह करेंगे। कई अडल्ट जो हैं ख़ासतौर पर मर्द जो हैं वो शाम को अवेलेबल होंगे, स्टूडेंट्स को कैसे लेके। सो ये सारी डिटेल्स वर्कआउट करनी है। लेकिन उसमें और डिफ़िकल्टीज़ हैं कि अगर अडल्ट नहीं आते पढ़ने के लिए तो फिर क्या करें। सो ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर हमने इसको इग्नोर किया तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है, हम बजाय आगे जाने पे के हम पीछे जाएंगे। अगर 58% है तो ये 54 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना है और इसमें सूबे और हम मिल के करेंगे। तो मैं वही बात करता हूँ कि तालीम सियासत से बालातर है। और मैं जहाँ तक तालीम का मामला है, मैं उसमें मेरी शनाख्त तहरीक इंसाफ नहीं है, मेरी शनाख्त पाकिस्तान है, मेरी शनाख्त पाकिस्तानी की है। और हम सब इंशाल्लाह मिल के, और हम तो अगर ये लिटरेसी का प्रोग्राम हुआ तो इसमें हम आर्म्ड फोर्सेस को, सिविल आर्म्ड फोर्सेस को, सबको इसमें शामिल करेंगे कि जहाँ जहाँ यूनिट्स बैठी हैं वो भी अपने लिटरेसी प्रोग्राम शुरू करें, करीब जाके पढ़ें। सो इस तरह एक बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कौम का यकजा होना और एक यकसुई से ये कहना कि हमने तालीम का मसले को हल करना है, हमने नाखानगी को ख़त्म करना है या कम करना है, हमने अपने स्कूल से बच्चे जो बाहर हैं उनको स्कूल पे लेके आना है, हमने आज से 10, 12, 15, 20 साल आगे देख के, 25 साल आगे देख के निसाब के अंदर वो चीज़ें लानी हैं जो एक नया ज़माना आ रहा है उससे मुताबिकत रखती हूँ। हमने हुनर को स्कूलों में किस तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि बच्चे जो आगे नहीं जाते उसमें कारपेंटर बने, इलेक्ट्रिशियन बने, मशीनिस्ट बने और बने। और इससे ज़्यादा भी, क्योंकि हुनर तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी हुनर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अगर कोर्स करता है तो वो भी हुनर ही है। तो वो सारी चीज़ें आपने शामिल कर रही हैं ताकि आपके बच्चे जो हैं या आपके जो लोग ग्रेजुएट करते हैं या जो स्कूल से निकलते हैं वो इस काबिल हों कि वो नौकरी कर सकें। शौकत साहब, थैंक यू भाई। मैं आपको ये अभी ब्रेक आ रही है, मैं आप करूँगा। ये तालीम बालगान एक प्रोग्राम चलता था PTV में, बहुत इफ़ेक्टिव था। मुझे याद है हमारे साथ जो हमारे हेल्प होती थी वो बैठ के देखते थे और पढ़ते थे और निसाब की किताबें होती थी। टेक्नोलॉजी एक बहुत मेजर इसमें एलिमेंट है जो मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करूँगा। इसमें एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, उसके बाद आप ब्रेक पे चले जाइएगा। टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब से टेलीफोन हाथ में आया है ना, तो जो नाखानदा है उसके लिए भी एक उसकी ख्वाहिश है कि वो मैसेज कर सके। सो ये एक डिमांड पैदा कर, डिमांड अपने से बिहेवियरल चेंज। बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाज़रीन। शफ़क़त साहब, हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की। देखें, लोग कहते हैं जी स्कूल बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, टीचर लाएं, ट्रेनिंग कराएं, पैसा, ये वो, मटेरियल, टेक्स्ट बुक, बहुत ख़र्चा है। मैं पूछूंगा पैसा कहाँ से आए? टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि घर बैठे हुए एक बच्चा या बच्ची अगर उसके हाथ में ये फ़ोन है ना, वो दुनिया की हर चीज़ सीख सकता है अगर बिल्कुल भी अनपढ़ हो। मैंने एक प्रोजेक्ट इस पे काम किया, तो हमने जब रिसर्च कर रहे थे हमने ये टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम निकाले जो दुनिया जहान में है। अफसोस से कहना पड़ता है सबसे बेहतरीन इंडिया के थे और वो इतने सिंपल थे कि एक आदमी मेरे जैसा जिसने कभी ज़िंदगी में मिसाल के तौर पर प्लम्बिंग नहीं आती, मैं अगर वो देख लूँ ना तो वो इतना क्लियर स्टेप बाय स्टेप था। सेल्फ मेड, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, आप एक प्लम्बर बन सकते, टेक्नीशियन बन सकते। आजकल कंप्यूटर, आप codeacademy.org पे जाएं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोडर आप भी बन सकते हैं। आर वी यूजिंग टेक्नोलॉजी? नहीं, अभी तो हम टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने अब इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम शुरू कर दिया। इस्लामाबाद के अंदर हमने कोशिश कर रहे हैं कि एक तजर्बाती तौर पे कि जितने भी स्कूल हैं इस्लामाबाद में, वहाँ पे जिनको अंग्रेज़ी में स्मार्ट क्लासरूम्स कहा जाता है वो बनाए जाए। हैदर साहब, आप तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं इन चीज़ों को।
हालत ये है कि अभी आपने मिसाल दी उसकी के गांव के लोगों के लिए कितना है। मसलन एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए देखें ना, वो टेलीफोन के ऊपर इतला आ जाती है कि जी आज बारिश होगी नहीं होगी, मौसम कैसा होगा वगैरह वगैरह। सो इसका तो एक बेपनाह पोटेंशियल है और 3 किस्म के प्लेटफॉर्म अभी नज़र आ रहे हैं हमें टेक्नोलॉजी के अंदर और हम तीनों को स्टडी करें। एक तो है कि वाइट बोर्ड, वो जो जिसको सर आप, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बता मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो हमने कुछ जगह पे लगाया है और हमने महसूस किया कि वो कॉम्प्लेक्स है। दूसरा है टैबलेट। जो टैबलेट है ना, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और वो उससे लर्निंग लेवल बहुत तेज़ी से आगे जाता है। और मैं तो मजाक करता हूँ कि जिस दिन $20 का टैबलेट हो गया तो उस दिन समझें कि इनकलाब आ जाएगा, क्योंकि आप बच्चे का सारा निसाब जो है उसकी टैबलेट पर डाल देंगे। और देखें ना, उसमें गेम प्लेइंग का भी एक एस्पेक्ट है, तो बच्चे की जो लर्निंग है, और एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि बच्चे की लर्निंग जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखें, इस वक्त टीचर ट्रेनिंग का आपने जिक्र किया, मसला ये है कि आपके जो बेपनाह ज़रूरत है टीचर ट्रेनिंग की, और फिर जगह जगह पे जो सलाहियत है उसका भी बहुत फ़र्क है कि जी कहीं अच्छी सलाहियत है, कहीं बुरी सलाहियत है। जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका कमाल ये है कि वो ये सलाहियत का जो बैरियर है ना, इसको क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा पर्सनली टेक्नोलॉजी के बहुत ही हक़ में हूँ और मैंने हमने शुरू भी कर दिया, बल्कि जितने लोग हमें मदद करने के लिए आना चाहते हैं, डोनर, उनको मैं कहता हूँ कि यार बजाय पैसे आप इधर उधर डालने के टेक्नोलॉजी में पैसे डालें, ताकि हम बच्चों को नए तरीके से पढ़ाएं, नए तरीके से उनको सिखाएं। और हमने मुख्तलिफ NGOs के साथ पार्टनरशिप भी की है जो टेक्नोलॉजी के लिए लेके आ रहे हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा और उससे जो तफरीक है मुख्तलिफ किस्म की, वो कम करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। मैं एक छोटा सा आपको एक पायलट प्रोजेक्ट बताऊं। ये चंद साल पहले की बात है, कुछ लोगों ने इसी को इस्तेमाल किया। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, लर्निंग प्लेटफॉर्म। उसके अंदर ये पाकिस्तान का जो करिकुलम था, मेरे ख्याल है आगा खान बोर्ड का उन्होंने उठाया और उनके करिकुलम के उन्होंने जिस तरह खान एकेडमी थी ना, जिनकी ये 64,000 वीडियोस तो उस ग्रुप के पास हैं, उसकी बेसिस पे उन्होंने छोटी 4-4, 5-5, 6-6 मिनट की लर्निंग वीडियोस बनाई, तकरीबन हज़ार उर्दू में, अंग्रेज़ी में, बलोची में, सिंधी में और सराइकी में। और उन्होंने जाके टेस्ट की। वो बच्चे जिस तरह फिल्म नहीं देखते, वो रिविटेड थे। अच्छा, और जाके वो USB में लगाई और उन्होंने कहा जी अच्छा दिस इज़ एन एप्पल, ए यहाँ सेब आए। हाँ, तो वो जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज थी ना, उसमें होता था। एक ये टेस्ट किया, हाईली सक्सेसफुल। दूसरा उन्होंने टेस्ट किया मास्टर टीचर, जिसको कहते थे स्टार टीचर। तो जो एक टीचर बहुत अच्छा, मिसाल के तौर पर मैथ्स पढ़ाती है ना, उसको उन्होंने कनेक्ट किया इंटरनेट के ज़रिए 15, 20, 25 स्कूलों के साथ, और उसी टाइम पर उन्होंने उनकी वही क्लास रखी मैथ्स की। पढ़ा वो रही थी और बच्चे जो उन स्कूलों में थे वो उससे पढ़ रहे थे लाइव, और उनको सवाल पूछने का भी था, उनके साथ हेल्पर्स थे। वो क्या हुआ कि वो जो मास्टर स्टार ट्रेनर थी ना, स्टार टीचर थी, जो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, वो पढ़ा रही थी, बच्चे से थे, बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे। फिर उन्होंने कहा कि जी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कभी चली जाती, कभी वो जाती है। इन स्टार टीचर्स के वही लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया गया और कहा जी जब आपने अंग्रेज़ी का है तो ये लगाएं, जब आपने निसाब पढ़ाना है, हिसाब पढ़ाना है तो ये लगाएं। कंप्यूटर साइंस 6 लैंग्वेजेस थी, में 6 उन्होंने किए थे। तो ये इतना सक्सेसफुल हुआ। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या वजह थी, वो नहीं चल सका। थोड़ा सा आपको बता दूं इसमें कि इस वक्त जो 2-3 मॉडल हम देख चुके हैं, उसमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं कि जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन है सबक लाइट के नाम से, उन्होंने 11,000 छोटे मॉड्यूल लेक्चर्स के बना लिए और वो ओपन है। यानी कि वो सर एक्सेस की बात है, कि वो लोगों तक पहुंचे। नहीं, वो क्या कर रहे हैं कि वो उन्होंने उसको पासवर्ड बंद नहीं किया, उसको ओपन कर दिया उन्होंने। यानी कि मैं कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। वो है 6वीं से 10वीं तक, यानी कि जरा पहली से 5वीं तक वो अभी करना पड़ेगा।
एक और मॉडल सर इसी पे ये आपको बताऊं, इसी में चूंकि अवेलेबल है लेकिन लोग जाते नहीं है ना, ये आपको मैंडेट करना पड़ेगा कि ये USB है, इसमें ये 11,000 लेक्चर हैं, ये क्लास का ये चैप्टर फलाने दिन की जो क्लास होगी ना उसमें ये पढ़ाया जाएगा। उसके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें सोची जा रही हैं, देखें ना, जो अगर USB के साथ करना पड़ेगा तो फिर आपको वाइट बोर्ड चाहिए, आपको एक स्क्रीन चाहिए, एक चाहिए प्रोजेक्टर, एक स्क्रीन चाहिए या एक प्रोजेक्टर। वो भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर। उसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है और वो ये है कि आप इंसिडेंटली वो जो आपने पहले जिक्र किया था, जो मैंने देखा है वो ये है कि 3 क्लास या 4 क्लास शायद एक टीचर एक वक्त कंप्यूटर खोल के सामने वो पढ़ा रहा है और वो उनके साथ इंटरैक्ट भी कर रहा है। लेकिन एक और तरीका जो है वो ये है कि ये जो आपके पास टैबलेट है, टैबलेट में आपने वो लेक्चर जो रेलेवेंट हैं उस क्लास के मुताबिक वो लोड कर दिए। उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो जब घर जाता है या अपने टाइम पे तो वो गेम प्लेइंग भी करता है, वो साथ साथ सीखता भी है सर वो तो। और टीचर जो है वो फैसिलिटेटर बन जाता है, वो आके होमवर्क कराता है, ये करता है, वो करता है सर। अच्छा, आखिरी बात, ये जो 11,000 के करीब जो उन्होंने ओपन सोर्स लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए, आपको पता है कि उनकी रिसर्च ये कहती है कि 25% तो असातिज़ा उसको तो और क्या कर रहे हैं। असल सीखता तो असातिज़ा है कि वो अपनी क्लास में जाने से पहले पढ़ता है ताकि और जाके पढ़ती है और जाके इसलिए टेक्नोलॉजी का ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के लिए, डेवलप कंट्रीज़ का तो और हिसाब किताब है, एक अंडर डेवलप कंट्री के लिए जहाँ सलाहियतों का बहुत फ़र्क है, रूरल, अर्बन, गरीब, अमीर, ये वो, मदरसा, एलीट स्कूल, वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है उसका बहुत इम्पैक्ट हो। सर इसी को आगे लेके चलेंगे। बहुत मेजर बड़े इश्यूज़ हैं हमारी औरतों के, जो बच्चियाँ स्कूल से बाहर नहीं भेजते ना, क्लासरूम उनको घर में लेके आनी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन रही है। प्लीज़ स्टे ट्यून टू पब्लिक TV। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, थैंक यू। शौकत साहब, बड़ी अच्छी बातें हो गई, टेक्नोलॉजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बात सारी है इम्प्लीमेंटेशन की और एक्सिक्यूशन की और पैसे की। पॉलिटिकल विल भी है, चले पॉलिसीज़ भी हो गई, प्लान भी हो गई, ये अव्वल तो पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? और मुझे स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स बताइए आप कि इस वक्त तक क्या कर चुके हैं आप, अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट कैन वी सी कि हम लोग कहें हाँ यार ये देखो हो गया, इससे हम आगे जा। हैदर साहब, बजट्स के तो कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि बजट पैसे कम हैं और बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन अगर हम सही प्रोग्राम लेके आएंगे तो उसके लिए पैसा अवेलेबल हो जाता है, यहाँ से भी अवेलेबल हो जाता है, इंटरनेशनली भी अवेलेबल हो जाता है। और असल इम्प्लीमेंटेशन तो सूबों में होनी है, तो इसीलिए सूबों को हम, क्योंकि जितनी भी स्कूल एजुकेशन है वो सूबों के पास है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों के पास है, हमारे पास भी कुछ है, कुछ सूबों के पास है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर नहीं। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर जो हमारे जो अच्छे प्रोग्राम होंगे उसके लिए फंडिंग और बजट जो है वो अवेलेबल होगा। अब रह गया कि जी हमारे अहदाफ क्या है, और हमने अभी तक क्या किया सर? देखिए जी, अभी तक तो मैंने आपको जैसे कहा कि ये जो मैं 4-5 आपको प्रायोरिटीज़ बताई हैं, हमने टास्क फोर्सें बनाई, इन पे हमने काम शुरू किया, हमने अपने पब्लिक के ऊपर जाके बताया कि हम ये करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को हमने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए जो कि हमारे इख्तियार में थे। मसलन कहाँ किए? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद का जो फेडरल डायरेक्टरेट है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री के साथ है, तो हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का प्रोग्राम जो है वो फेडरल एरिया में लॉन्च कर दिया, वापस लाने का। उसमें यह था कि जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उसका एक तखमीना था कि इस्लामाबाद में 28,000 बच्चा जो है इस्लामाबाद में स्कूल से बाहर है। तो हमने कहा कि ये बड़ा अच्छा है कि हम इससे सीखेंगे भी, और हमने उसको तजर्बाती तौर पर शुरू कर दिया, और वहाँ पर हम अब बच्चों को ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं उनको लाने के? पहला तो हम ये कर रहे हैं कि हम डेटा सारा वैलिडेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने अपने उस्ताद जो है, जो पूरा हमारा नेटवर्क है, उसके जरिए वालिदैन को अप्रोच करना शुरू कर दिया है, और उनसे पूछे जाके कि भी आपके बच्चे स्कूल में क्यों नहीं है? पैसा नहीं, कुछ पैसा भी है, रेलेवेंस भी है। कुछ लोग तालीम की इफादियत को नहीं देखते, फायदा कोई नहीं है। तो अगर बच्चों को तालीम भेजेंगे और उससे क्या फायदा है? उससे बेहतर है कि उनको किसी काम पे लगा दो। तो ये सारी चीजें भी करनी है। उसके बाद हम बच्चों को स्कूल के अंदर लेके आना है। अब वहाँ पे जो कोई इंसेंटिव दे रहे हैं लाने के लिए?
इसको हमने अच्छा खाना, इसको हमने बड़ा डिस्कस किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अभी हमारे फाइनेंशियल हालात हैं, शायद स्कूल लंच प्रोग्राम आगे ना चल सके। मैंने बड़ा सोचा है इसके ऊपर, क्योंकि आपने स्टंटिंग का जिक्र शुरू में किया था। मैं समझता हूँ कि बच्चों की सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर सेहत ठीक नहीं होगी, अगर पेट भरा नहीं होगा तो सर इसके लिए तो पैसा आपको उसके लिए करना। मैं अब हिंदुस्तान के अंदर एक लंच प्रोग्राम है और जगह पर है, और अगर हम ऐसा कोई प्लान बना लें कि जिससे बच्चे जो हैं, वो गरीब बच्चा जो है वो भी आके उसको खाना जो है कम से कम एक दिन का, एक वक्त का खाना, बिल्कुल इसके अंदर कबाहतें भी हैं हमारे, एक वो करप्शन की खौफ भी है कि उसके अंदर ये ना हो। लेकिन बहरहाल एक इंसेंटिव तो ये है। दूसरा इंसेंटिव ये है कि तालीम के रेलेवेंस बनाएं, साथ कोई हुनर की तालीम दें, कुछ करें ताकि लोग जो है उससे फ़ायदा उठाएं। तीसरा एक प्रॉब्लम ये है कि कई जगह पे 5वीं जमात के बाद स्कूल ही नहीं है, तो हमने उसको वहाँ पे हमने ये फैसला किया कि उसी बिल्डिंग को आप दोपहर को मिडिल स्कूल बना देंगे और उसको मल्टीपल यूजेज करेंगे। ये मैं एक स्टेटिस्टिक आपको दे दूँ इसी स्कूल की। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सूबे हैं जो कहते हैं जी 2 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पे हों तो उस वक्त लोग नहीं भेजते। तकरीबन पंजाब में 15% बच्चे इस तरह नहीं आते, केपी में 14, सिंध में 18, बलूचिस्तान में 18। और ख़ास तौर पे जो हमारी बच्चियां हैं, हाँ बच्चियों का ख़ास तौर उनको वालिदैन जो है वो आगे नहीं भेजते। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमने ये सोचा कि अगर प्राइमरी स्कूल दिन के वक्त है और तो दोपहर को वही प्राइमरी स्कूल जो है वो मिडिल स्कूल भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए उस्ताद की और एक पूरा बंदोबस्त और प्लानिंग करनी पड़ेगी। साहब हो जाएगा, पैसा है, बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आपको एम्बैरेस करूं। नहीं, मैं एम्बैरेस नहीं हो रहा। मैं आपको डिफिकल्टीज बताता हूँ। डिफिकल्टी ये है कैसे ओवरकम कैसे करेंगे। प्रोग्राम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 95% बल्कि 98% सूबों में होनी है। हमने इसलिए उनको हर चीज़ में शामिल किया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो हैं, जो कि दो बड़े सूबे हैं, वो तो हमारी अपनी हुकूमतें हैं। बलूचिस्तान में भी आप कर सकते हैं, और बलूचिस्तान में भी, और उसमें हम अभी इधर ही कर दें आप। हम कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह यही आपसे कह रहा हूँ कि हमारे अहदाफ जो हैं कि हम खातर खा कमी कर सकें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे हैं शरह खानदगी को आगे ले जा सकें। कितना आगे ले जा सकते हैं वो जब प्रोग्राम हम फाइनल करेंगे तो उसको लेके आ जाएंगे। यकसा तालीमी निसाब जो है ना, उस पर अगले साल डेढ़ में 100% कामयाबी कर लें, ताकि एक निसाब बना लें और उसको नाफिज कर दें। और कहीं पे हमें अल्टीमेटली एक नेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा कि जहाँ सिंगल नेशनल सर्टिफिकेशन हो, ये मैट्रिक, ओ लेवल, ए लेवल, फलां ये सारा ख़त्म हो, एक ही किस्म की सर्टिफिकेशन हो, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये जो है ना, क्वालिटी को इम्प्रूव करें, उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। ये बहुत ज़रूरी है शौकत साहब कि ये ना हो कि जो ऑलरेडी हाई क्वालिटी वाले लोग हैं, स्कूल हैं, वो नीचे आ जाए। ये नहीं, सबकी क्वालिटी को बेहतर करना है, और साथ साथ हमने आम स्कूलों की क्वालिटी को भी बेहतर कर रहा है। और फिर यह कि हुनर का एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें जिससे हम सारे, इस वक्त एक तखमीना है कि तकरीबन 30 लाख लोग हर साल जॉब मार्केट में आते हैं। उस 30 लाख में से हार्डली कोई बंदा ट्रेंड होता है, तो उसको ट्रेनिंग देनी है। 1 लाख बंदा आप कतर भेज रहे हैं, उसको भी ट्रेनिंग देंगे ना? वो करेंगे। उसमें हम ये कर रहे हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मिनिस्ट्री के साथ मिलके स्पेशल प्रोग्राम्स जो हैं लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें हमें अभी कल ही मुझे कई ट्रेड्स के बारे में पता लगा कि ये फ़लानी ट्रेड जो हैं उनकी ज़रूरत है, तो उसका फिर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके, आई बिलीव इन पब्लिक प्राइवेट। सर ये प्राइवेट सेक्टर को जब तक नहीं मिलाएंगे, ये प्राइवेट सेक्टर के साथ होगा। फिर आपने हैदर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं अपनी स्किल्स एजुकेशन के लिए, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड नहीं करेंगे तो, अगर लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम एक प्लम्बर को ट्रेन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड मुकर्रर करने पड़ेंगे कि जी इतनी ट्रेनिंग के बाद ये स्टैंडर्ड है, उसकी वजह ये है। और फिर सर्टिफिकेशन की रजीम ऐसी लेके आए कि जो सिर्फ के अंदरूनी पता चले इसने किया हुआ है, तो मुझे पता है इसकी नॉलेज के लिए है, आपको भी पता है, और बाहर कहीं जाता है वो उसको भी पता है। सो ये सारे काम करने वाले हैं, तो ये कर देंगे आप? कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। पैसा होगा, पैसा मेरा मिल जाएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की और हमारी हुकूमत की जो तरजीहात है ना, उसमें तालीम और हुनर बहुत बड़ी तरजीह है। अगर हम प्रोग्राम जो है उसको सही तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लें
तो मेरा ख्याल है कि तालीम के लिए पैसे की इतनी कमी नहीं होगी अब। तो ये हमें प्रोविंस का मसला हल हो गया। पंजाब आपके पास है, केपी आपके पास है, बलूचिस्तान तकरीबन आपके पास है। सिंध के साथ हम सिंध के साथ कोशिश कर रहे हैं मिलके चल। देखिए प्राइमरी हमारे पास 1.5 लाख स्कूल, मिडिल कोई 50,000, 31,000 हाई स्कूल, 50 लाख बच्चा प्राइमरी स्कूल में नहीं है, 65 लाख मिडिल में नहीं है, 1 करोड़ 10 लाख। अभी पता नहीं है सही है कि गलत है, लेकिन ये ज़्यादा बच्चे वो हैं जो 10 से 15 साल की उम्र के जो हैं वो स्कूल में नहीं हैं। हाँ, इसलिए कि उनको तो एक तो उनके लिए रेलेवेंस बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उसको वालिदैन जो है जॉब्स पे लगा देते हैं। सर आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to 5 to 16। और उसका तशरीह है कि फेडरल गवर्नमेंट बरी ज़ुबान नहीं हो सकती। ऑल्दो स्टेट इज फेडरल गवर्नमेंट। ऑल्दो जितनी भी स्कूल एजुकेशन है वो सूबों को डिवॉल्व हो गई है, लेकिन हम बरी ज़ुबान नहीं है, हम कर रहे हैं ये जितनी चीज़ें। सर मुझे 1 साल बाद बताएं, मैं क्या आपसे सवाल पूछूंगा जब आपको वापस बुलाऊंगा। 1 साल के बाद इंशाल्लाह ताला हमारे जो निसाब का निज़ाम नहीं, एक मेरा ख्याल है कि खातिर खा पेशरफ्त हो चुकी है। ठीक है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन प्रोग्राम इस्लामाबाद से बढ़ के अब सूबों में हम फैल चुका होगा। ठीक है। और उसके कुछ स्टेटिस्टिक्स आने शुरू हो जाएंगे। लिटरेसी प्रोग्राम, मेरी ख्वाहिश ये है कि सारी चीज़ों को हम रख के तालीम बालगा का एक जो जामे प्रोग्राम है उसको हम लॉन्च कर चुके होंगे, जो कि सूबों में भी होगा। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो एक सीरियस लेवल पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उसकी कॉस्ट है, तो उसमें हम पार्टनरशिप। सर टैबलेट से कम कॉस्ट है, एक कंप्यूटर एक स्क्रीन, मैं आपको बता रहा हूँ रेवोल्यूशन आ जाएगी हर क्लासरूम में इंशाल्लाह। नाज़रीन, शफकत साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू सुनी। शफकत साहब ने बड़े कैंडिडेट तरीके से और अपनी लिमिटेशंस को भी जाहिर किया कि क्या कहें, लेकिन पैशन है, कमिटमेंट है और इंशाल्लाह देखते हैं कि कामयाब। तो ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, अगर ये नहीं हल हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत आगे चल के मुश्किलात हमें पेश होंगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जॉइन अस अगेन ऑन पब्लिक टीवी। अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।